हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार हम लोग आ गए हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड हम बात पहले ही कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर मैंने तुम लोगों को एलिमेंट्स के बारे में बताया था, और मैंने एक चीज़ के बारे में बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे बताने में एक बात बताई थी कि एक एलिमेंट मिल करके एक एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, उसके वजह से क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यही प्रोसेस हमारे लिए केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस एक तरीके से हमको फील हो रहा है कि किसी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई दो चीज़ें जुड़ रही हैं, कोई दो चीज़ें मिल करके कोई तीसरी चीज़ बना रही है, किसी तरीके से नई चीज़ का सृजन हो रहा है, नया चीज़ डेवलप हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो ये टाइप को समझने के पहले हमको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा चेंज को, कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या आने वाला है, बदलाव आने वाला है। तो चेंज बेसिकली जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। पहले टाइप के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, और सेकेंड टाइप के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो चेंज हमको दो टाइप से यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहला टाइप क्या है उसके अंदर, फिजिकल चेंज, सेकेंड टाइप उसके अंदर है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार आप लोग वो चेंज ला दो सिस्टम में तो उसको फिर से जैसे को तैसा किया जा सकता है। जैसे एक तरीके का कोई मटेरियल लो, जैसे कैसे बोल सकते हैं, एक तरीके से दाल ले लो, राइस ले लो, 10 दाने दाल के ले लो, 10 दाने राइस के ले लो, उन लोगों को आपस में क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो तुम क्या कर सकते हो, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, कंबाइन भी किया जा सकता है और अलग भी किया जा सकता है। अगर ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल हैं तो उस टाइप के चेंज को, चेंज आ गया ना, दाल में चावल मिक्स कर दिया, खिचड़ी जैसा बन गया कुछ, तो क्या हुआ, चेंज हुआ। लेकिन ये किस टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज है। इसको क्या किया जा सकता है, रिवर्स, फिर से जैसा था वैसे ही बनाया जा सकता है। ठीक है, केमिकल चेंज ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंज कैसे होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल होने का क्या मतलब है कि इनको फिर से वापस जिस स्टेट में थे उस स्टेट में नहीं ले जाया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो मैं वाटर एंड सॉल्ट, पानी में क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा नमक मिक्स कर देता हूँ। पानी में मैंने नमक मिक्स कर दिया, तुम बोलोगे अलग कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, सॉल्ट को रखेंगे नीचे धूप में, हीट में, पानी सब एवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट वापस से क्या हो जाने वाला है, अलग। मिक्स भी कर सकता हूँ और अलग भी कर सकता हूँ। इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, फिजिकल चेंज। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, टर्निंग, हमें यहाँ पे क्या करना है, टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड। अगर मैंने दूध की दही बना दी तो फिर मैं वापस से उसको दूध नहीं बना सकता, कितना भी मिक्सर में डाल के, पानी डाल के मिक्स करने की कोशिश करो, होने नहीं वाला। दूध बनाने जाओगे लस्सी बन जाएगी, वही पीना पड़ेगा शक्कर डाल के, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, चाहे तो अब उसकी बनने वाली है। ठीक है, तो वो टाइप के चेंज को क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, केमिकल चेंज बोलना स्टार्ट कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन किसका ट्रिगर होता है, केमिकल चेंज का ट्रिगर होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच one or more substances that are the reactant are converted into one or more different substances product can be defined as a chemical reaction। तो chemical reaction हम किसको बोलते हैं, chemical reaction हम बोलते हैं जब दो टाइप के रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। दो टाइप के रिएक्टेंट आपस में क्या कर लेते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या करने वाले हैं, एक किसी तीसरे टाइप का प्रोडक्ट बना लेते हैं। कोई तीसरा टाइप का प्रोडक्ट उसकी वजह से बन जाए तो उस टाइप के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। जो फिनोमिना हो रहा है, जो प्रक्रिया वहां पर हो रही है, फिनोमिना, उस फिनोमिना को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अगली चीज जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज केमिकल इक्वेशन। अगली चीज जिसके बारे में हमको पढ़ने की जरूरत है दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं केमिकल रिएक्शन को लिख कर दिखाने की कोशिश करूं तो उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, हमें केमिकल इक्वेशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन के टाइप होते हैं। केमिकल इक्वेशंस लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है वर्ड इक्वेशन, एक इसको क्या बोला जाता है, वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म है, जहां पे हम सिंबल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या होगा, वाटर, या फिर ऐसा लिख सकता हूं मैं, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम
फ्लोराइड। तो जो लोग मिक्स हुए हैं उनका नाम मैंने सीधा सीधा लिख दिया वर्ड फॉर्म में, तो वो क्या बन गया है, एक वर्ड इक्वेशन बन गया है। इसी तरीके से सिंबॉलिकली अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोडियम प्लस क्लोरीन कंबाइन करके क्या बना लेने वाले हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेने वाले। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको फ्रेम करके हम बोल सकते हैं वर्ड इक्वेशन, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं सोडियम और क्लोराइड का सिंबल्स यूज करके। ठीक है, इसको बोला जाएगा सोडियम क्लोराइड इन वर्ड फॉर्म, इसको बोला जाएगा सोडियम एंड क्लोरीन इन सिंबॉलिक फॉर्म। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। ठीक है, पर ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। हम ये प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रिफर्ड है, स्पेलिंग गलत हो गई, हम इसको क्या करते हैं, हम ये प्रोसेस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, हम ये प्रक्रिया प्रेफर करने वाले हैं, और इसको लिखने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अब हमको पढ़ना है दैट इज रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन लिखने के रूल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो इसके अंदर सबसे पहला रूल जो हमको देखना है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। ये साइड पे जो लोग मिक्स हो रहे हैं, सॉरी, जो रिएक्टेंट है मेरे, उनको हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे। जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लिखते हैं राइट साइड पे, और इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ होता है, एक एरो बना हुआ होता है। ठीक है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, एंड देयर इज अ एरो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐसे इस चीज को लिखा जाता है। रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, ये एंड रिजल्ट होता है। जो तुमने मिक्स किया उसके वजह से क्या बनेगा वो प्रोडक्ट है, और जो तुमने मिक्स किया हुआ है रॉ मटेरियल जो तुमने डाला हुआ है, कच्चा सामान जो अंदर तुमने डाला मिक्स होने के लिए, वो क्या बन जाता है, तुम्हारा रिएक्टेंट बोला जाता है। तो ये हो जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर एक रिएक्टेंट तो अकेले कुछ कर नहीं पाएगा, दो लोग तो चाहिए कम से कम मिक्स होने के लिए, तो एक रिएक्टेंट प्लस एक दूसरा रिएक्टेंट मिल करके कभी कभी एक प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इन लोगों के बीच में हम क्या करते हैं, ये एडिशन की साइन डालते हैं, ये बताने के लिए कि रिएक्टेंट एक नहीं थे, रिएक्टेंट कितने थे, दो थे। तो इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर देन टू, दे आर लिंक्ड विद अ प्लस साइन इन बिटवीन देम। देखो इसके बीच में क्या किया हुआ है, प्लस साइन डाला हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे बताया। तो फर्स्ट रूल, रिएक्टेंट लेफ्ट में, प्रोडक्ट राइट में, बीच में एरो। ये क्वेश्चन बनता है तुम लोग एग्जाम में, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्टेट द रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के रूल्स बताइए, तो वो रूल्स के अंदर तुम लोगों को ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। तो ये पहले हो गए दो रूल। नेक्स्ट रूल्स हमको क्या बताने कि फिजिकल स्टेट लाइक ऑफ द रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्टेंट अगर मुझको लिखा हुआ है, तो रिएक्टेंट का भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला रिएक्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, सेकेंड वाला रिएक्टेंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके वजह से एक प्रोडक्ट बन रहा है और एक दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट P1 और प्रोडक्ट P2 बन रहा है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि कभी कभी ये जो होगा गैसियस फॉर्म में होगा तो नीचे क्या लिखा जाएगा, G। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो नीचे लिखा जाएगा L। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो लिखा जाएगा S, और अगर ये एक्वस फॉर्म में होगा तो लिखा जाएगा AQ। अब S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, सिंपल बात है, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, सही है, एक्वस सॉलिड लिक्विड, और G स्टैंड्स फॉर गैसियस स्टेट। ये इसकी स्टेट है, किस स्टेट में है मैटर मान। ये एक्वस को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये पहले जो था सॉलिड था, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल के थोड़ा सा उसको क्या कर दिया है, लिक्विड कर दिया। ऐसा करने से जो स्टेट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस। ये रूल कहाँ काम कर रहे हैं, ये रूल काम कर रहे हैं रिएक्टेंट के साइड पे, रिएक्टेंट के एंड पे ये रूल हमारा काम कर रहा है। प्रोडक्ट के एंड पे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट के एंड पे अगर प्रोडक्ट बना है तो वो सॉलिड प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट अगर बना हुआ है तो वो लिक्विड बन सकता है, और प्रोडक्ट अगर बना हुआ है और गैसियस स्टेट में आ गया है तो हम गैस नहीं लिखते हैं, उसके बजाय हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक अपवर्ड एरो बनाते हैं। हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, एक अपवर्ड एरो ड्रॉ करने वाले हैं, और एक अपवर्ड एरो जो है ये सिंबॉलिफाई करने की कोशिश करेगा कि वहाँ पर क्या है, गैस है। तो प्रोडक्ट के साइड में गैस G नाम से नहीं लिखी जाती, P2 अगर गैसियस स्टेट में है तो अपवर्ड एरो बनाया जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट के साइड पे अगर R1 या R2 में से कुछ भी गैसियस स्टेट में है तो हम G लिखेंगे। गैसियस स्टेट में रहा तो G, गैसियस स्टेट में रहा तो अपवर्ड एरो। इस केस में सॉलिड जब बन जाता है और कुछ चीज़ रहती है तो यहाँ पे S लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में अगर आता है, सॉलिड नहीं बोलना चाहिए, अगर सेटलमेंट होता है, जैसे तुम कोई चीज़ मिक्स करो, ग्लास के अंदर कोई चीज़ मिक्स करो, तुम देखते हो कभी कभी थोड़ा तुम स्टेयर करके छोड़ दो तो सर्टेन चीज़ें नीचे सेटल हो जाती हैं। मिट्टी हो, रेत हो, कोई भी चीज़ पानी में मिक्स करने की कोशिश करो, वो नीचे जाके क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट।
तो समझो तुमने दो लिक्विड डाले हुए थे और वो दोनों लिक्विड को मिक्स करने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ क्या हुई कि एक टाइप का प्रोडक्ट बन गया इसके अंदर जो नीचे जाकर के बैठ गया। तो उस प्रेसिपिटेट को हम किससे सिंबॉलिफाई करने की कोशिश करते हैं? एक डाउनवर्ड एरो से सिंबॉलिफाई करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? उसको क्या करेंगे? एक डाउनवर्ड एरो से सिंबॉलिफाई करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो अगर एक्वस, यहाँ पे तुमको तीन बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक एक्वस जो तुम्हारे लिए नया है कंसेप्ट, ठीक है, एक एक्वस एक कंसेप्ट तुम्हारे लिए नया है। दूसरा प्रेसिपिटेट वाला कंसेप्ट डाउनवर्ड एरो नया है। और अपवर्ड, तो ये गैसियस स्टेट को बताने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेसिपिटेट जो नीचे सेटल हो गया है उसको सिंबॉलिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? ये वाटर कंबाइंड विद सॉलिड। पहले जो रिएक्टेंट था वो सॉलिड स्टेट में था, उसको पानी में मिक्स करके डाल दिया है, तो उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? एक्वस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बातें तुम लोगों को इसके अंदर याद है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हेन हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। तो एक रिएक्टेंट ले लो और एक रिएक्टेंट ले लो, ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और तुमको इनको हीट डालना पड़ रहा है, इनको गर्म करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, ये एरो के ऊपर एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये एरो के ऊपर जो ट्रायंगल है ये सिंबॉलिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हीट क्या करी गई है? हीट सप्लाई की गई है। हीट हमने इस केस में क्या किया हुआ है? हीट हमने इस केस में सप्लाई किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने हैं? पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, इसकी बात करने वाले हैं। तो अगर मैं क्या करने की कोशिश करूं कि मैं एक रिएक्टेंट ले लूं R1 और एक रिएक्टेंट ले लूं R2। इन दोनों रिएक्टेंट को एक सर्टन, ये रिएक्शन जो है सिर्फ 68 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये 68 पे होगा, ये कहाँ पे लिखा जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या सप्लाई की जा रही है? हीट। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है, वो भी स्पेसिफिक, बाकायदा बताया हुआ है कि इतने टेम्परेचर पे। हीट ऐसा अननोन तरीके से सप्लाई करते कंटिन्यूसली नहीं चले जाना है। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? एक टेम्परेचर बता रहे हैं कि इसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हमारा रिएक्शन होने वाला है। तो वो हम कहाँ लिखने की कोशिश करते हैं? वो भी हम इसके ऊपर ही लिखने की कोशिश करते हैं। लास्ट टू लास्ट कंसेप्ट जो है, अगर मैं दो रिएक्टेंट लगा चुका हूँ और मुझको कोई ना कोई कैटलिस्ट डालना पड़ा, तो कैटलिस्ट को मैं कहाँ लिखता हूँ? उसकी पोजीशन में लिखता हूँ बिलो दी एरो। अब कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विदाउट इन्वॉल्विंग या विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक रिएक्टेंट है और ये एक दोनों रिएक्टेंट को आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाना है P2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? बीच में निकल डाल दे रहा हूँ। निकल इस केस में क्या है? निकल इस केस में कैटलिस्ट है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल पहले बताया था। पीरियोडिक टेबल में याद रखना कि डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स काफ़ी कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रख पाओ तो याद रखने की कोशिश करना है कि डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन। रिएक्शन को क्या कर देने वाला है? कैटलिस्ट स्पीड अप कर देने वाला है। रिएक्शन की स्पीड क्या कर देगा? बढ़ा देगा। विदाउट इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुमने एक बीकर ले रखा है, इस बीकर के अंदर तुमने एक रिएक्टेंट डाला, दूसरा रिएक्टेंट डाला, वो दोनों को मिलकर एक तीसरा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तुमने क्या कर दिया? ऊपर से कैटलिस्ट भी डाल दिया, पर तुमने जैसे कैटलिस्ट डाला था, प्रोडक्ट बनने के बाद कैटलिस्ट वैसा का वैसा ही वापस बाहर आ जाएगा। कोई फर्क पड़ने वाला उसको नहीं है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिएक्शन में, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। इन्वॉल्व एक्चुअली होते हैं, पर जैसे इन्वॉल्व होते हैं उसी तरीके से बाहर भी आ जाते हैं। मतलब अंदर जाएगा, रिएक्ट करेगा, चेंजेस लाएगा और उसके बाद जैसा का तैसा वापस सिचुएशन को सेटल कर देगा। ठीक है, ये कैटलिस्ट का काम होता है। फिलहाल इस केस में हमारे लिए वो क्या होता है? विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज। वो बीच में केमिकल चेंज को, अगर ये कैटलिस्ट ना हो, समझने की कोशिश करो, तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, और ये कैटलिस्ट होगा तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ एक कैटलिस्ट क्या करने वाला है? स्पीड रिएक्शन की क्या कर देने वाला है? बढ़ा देने वाला है। स्पीड को हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इतनी बात हम लोग को इस केस में याद रखना है। नेक्स्ट चीज इसके बारे में हमको जानना है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा। क्या होता है कभी कभी पता है कि हम लोग समझो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, समझो मैंने हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है, उसको मैंने जिंक से लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ZnCl2 + H2। ऐसे कुछ तो चीज़ें बनने वाली हैं। ठीक है, ये काम होने वाला है। ध्यान दो, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है? ये हाइड्रोक्लोरिक
एसिड है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड और सेकंड होते हैं डाइल्यूटेड। फर्स्ट टाइप क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड टाइप होते हैं और डाइल्यूटेड टाइप होते हैं। तो मैं जब रिएक्शन लिखता हूँ तो मैं रिएक्शन इसलिए लिखता हूँ ताकि कोई XYZ पर्सन अलग भी वो रिएक्शन पढ़ेगा। समझो मैं एक केमिस्ट हूँ या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने कुछ बनाया है, तो मैं रिएक्शन को लिखूंगा इस तरीके से ये बनाया गया था। वो रिएक्शन में मुझको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो एसिड मैंने यूज़ किया था वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड था या डाइल्यूटेड था, स्ट्रॉन्ग था या कमज़ोर था, वो लिखना ज़रूरी है क्योंकि सामने वाले के पास जब दो ऑप्शन होंगे तो उनमें से कौन सा चूज़ करेगा, इस वजह से ये भी लिखना पड़ता है। तो ये लिखने की भी जगह जो होती है वो हमारी इसके नीचे ही होती है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, लिखते हैं कि ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और कहीं अगर HCl डाइल्यूटेड यूज़ किया होगा तो यहाँ पे क्या नीचे लिखा रहेगा, DIL स्टैंड्स फॉर डाइल्यूटेड, CONC स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस टाइप का मैंने हाइड्रोक्लोरिक यूज़ किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ किया है, और DIL ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने डाइल्यूट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग याद रखनी। सबसे पहले केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से सिंबॉलिफाई किया जाता है। केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ तरीके हैं और ये वो तरीके हैं जिससे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। कैटलिस्ट यहाँ लिखा जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर। अच्छा, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक प्रेशर। अगर किसी स्पेसिफिक प्रेशर पे भी ये रिएक्शन हो रहा है तो भी हम इसको कहाँ लिखते हैं, अबव दी एरो। इतनी बातें हम लोगों को इस केस में याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, देखते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबॉलिफाई कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन से। ये केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ये टाइप के केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ना है। तो सबसे बेसिक टाइप और सबसे स्टार्टिंग का वाला टाइप जो है वो केमिकल रिएक्शन का होता है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक टाइप का रिएक्टेंट क्या करता है, किसी दूसरे टाइप के रिएक्टेंट से कंबाइन होता है। इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। कहीं कहीं सिंथेसिस लिखा होगा, कहीं कहीं क्या लिखा हुआ रहता है, कॉम्बिनेशन लिखा हुआ। एक ही बात है दोनों, ठीक है। और ये दोनों मिल करके एक नया टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। ये लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए NH3 अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ पे मुझको एक बात समझ में आ रही है कि ये प्लस ये मिलकर के एक टाइप का प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। ये लोग कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलने वाले। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है वो टूट के क्या बन सकता है, दो प्रोडक्ट बन सकता है। उसको क्या बोला जाता है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म। देखो दो प्रोडक्ट बन गए फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट होगा, समझो AB नाम का एक रिएक्टेंट है, ये क्या करेगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होकर A प्लस B बनाने वाला है। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलना स्टार्ट करते हैं। डीकम्पोज होना, अलग होना, खराब होना, डैमेज होना, डिफरेंशिएट होना, इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे लिए, ये बन गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले दो टाइप हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉर्टेड है, ठीक है। थर्ड टाइप जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है कि एक कंपाउंड है AB और एक एलिमेंट है C। ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि C जो है वो B को रिप्लेस कर लेगा और B हो जाएगा अकेला, ठीक है। बस इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि C इज मोर रिएक्टिव। C जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन B। तो B से ज़्यादा C जो होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा कि ये इसका बॉन्ड तोड़ करके किसके साथ कंबाइन हो जाता है, A के साथ, और B हमारा कैसा रह जाता है, अकेला रह जाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी ध्यान से देखने की कोशिश करो कि MgCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Mg है, किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से। तो यहाँ पे होगा क्या कि क्लोरीन जो है इधर से टूट जाएगा, जाकर के Mg से लग जाएगा, क्योंकि H और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है और Mg जो है वो स्ट्रांग है। तो Mg क्या करेगा, Mg H और Cl के बॉन्ड को तोड़ देगा और खुद बॉन्ड कर लेगा और बना लेगा MgCl2 और हाइड्रोजन को कर देगा अलग, क्योंकि हाइड्रोजन कमज़ोर है, Mg कैसा है, स्ट्रांग है। देखो यहाँ पे Mg स्ट्रांग है, हाइड्रोजन कमज़ोर है, तो Mg को किसको ले गया, Cl को ले गया अपने साथ। सिंपल है, समझ में आ रहा है ये बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg HCl से रिएक्ट करके MgCl बना ले रहा है और H बना ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बात हमको समझ में आ गई है। अब HCl तो कमज़ोर है ही, ये बात तो समझ में आती है। अगर
कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश की जाए ध्यान से और ये समझने की कोशिश की जाए कॉम्बिनेशन के कैसे काम करते, तो HCl H का क्लोरीन के साथ उतना वैसे भी नहीं जम रहा था, वैसे ही एक और था सोडियम का OH के साथ ऐसे ही नहीं जम रहा था, पर खास बात क्या है मालूम है, इस सोडियम का इस क्लोरीन के साथ बहुत जमता है और इस हाइड्रोजन का इस OH के साथ बहुत जमता है। और अगर इन दोनों को तुमने साइड में मिक्स कर दिया तो इसके अंदर क्या हो जाने वाला है कि ये H जाके किसको पकड़ लेगा, OH को, और Na जाकर किसको पकड़ लेगा, Cl को। तो Na ने किसको धर लिया, Cl को, और H ने OH को पकड़ लिया, क्या बना लिया, H2O। बेसिकली ये टाइप का एसिड है और ये टाइप का बेस है, ये दोनों मिल करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके बारे में एसिड्स बेसिस के अंदर नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग जब उसको करेंगे तो मैं आपको कवर करके अच्छे से बताऊंगा हाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वर्क्स। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट हमारे टाइप के रिएक्शंस के हिसाब से क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। इस Cl को इस Na ने डिस्प्लेस कर दिया, इस OH को इस H ने डिस्प्लेस कर दिया। तो रिएक्शन इन विच द आयंस कौन थे यहाँ पे, Cl माइनस, और यहाँ पे क्या था, OH था। ठीक है, इन लोगों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इस केस में प्रेसिपिटेट कौन है, इस केस में प्रेसिपिटेट हमारा कॉमन सॉल्ट है। क्या है, कॉमन सॉल्ट हमारा प्रेसिपिटेट है इस केस में। H2O कैसा है, H2O तो हमारा लिक्विड स्टेट में, प्रेसिपिटेट बन नहीं सकता। अगर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में तो मुझको नहीं लगता कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, मुझको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, NaCl जो है किस फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में तो डाउन प्लस H2O, लिक्विड फॉर्म में है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, L। एक्वस फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में। एक्वस कब होगा, जब मैं सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉल्ट को पानी मिक्स कर दूंगा तो वो सॉल्ट का एक्वस फॉर्म है, इससे सॉल्ट का एक्वस फॉर्म बनने वाला, तो Na प्लस Cl प्लस आयंस अलग अलग हो जाएंगे, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए रफली तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको एक्वस फॉर्म बोला जाता। ठीक है, तो ये हो गए 4 टाइप के रिएक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको देखना है और बताना है कि कौन किस टाइप का रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है और क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझको लगता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और ZnSO4 जिंक सल्फेट, यहाँ पे क्या बना लेने वाले हैं, मुझको लग रहा है कि बेरियम और जिंक मिलकर बेरियम और जिंक ही का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये रिएक्शन कहाँ जुड़ जाता है, आकर के यहाँ ज्वाइन हो जाता है, जहाँ BaSO4 के साथ आ गया और ZnCl2 के साथ आ गया, ये SO4 Ba के साथ लग गया, Cl Zn के साथ लग गया, क्या हो गया है, ये किस टाइप का रिएक्शन बन गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया। यहाँ पे Ag और Cl मिल करके क्या बना लिए हैं, Ag और Cl टूट के अलग अलग हो गए हैं, तो ये किस टाइप का रिएक्शन बन गया है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बन गया। CuSO4 प्लस Fe बन गया FeSO4 प्लस Cu, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का साइन होगा। लास्ट में देखो ये दोनों कंबाइन होकर के यहाँ पर आ गए हैं, तो इसको किस टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जा सकता है। बहुत सिंपल है, तुमको इक्वेशंस दिए होंगे, इक्वेशन देख करके वो लोग बोलेंगे कि बताओ किस टाइप का रिएक्शन है, बड़े आसानी से तुम लोग इसको ज्वाइन करके बता सकते हो, सिंपल है। तो ये तो मेजरली 4 टाइप के रिएक्शन है। अब इस एक सर्टन तरीके से अगर हम बांटने की कोशिश करें, हमने क्या किया, हमने डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उसको बांटने की कोशिश की। हम एक दूसरे तरीके से भी रिएक्शंस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो दूसरा तरीका है हमारा वो डिपेंड करता है हीट के ऊपर, कि जब रिएक्शन हुआ तो हीट सप्लाई की गई थी या फिर हीट इवॉल्व हुई थी, मतलब वो रिएक्शन ने खुद हीट इवॉल्व करके बाहर दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने जब हीट सप्लाई किया है या हीट इवॉल्व हुआ है, इस हिसाब से हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के रिएक्शंस और हो सकते हैं। तो बेसिकली इस केस में 2 टाइप के रिएक्शंस और हो सकते हैं, वो दोनों टाइप को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट, मतलब रिएक्टेंट क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल है CaCO3, इसको जब तुम हीट देते हो, इसको जब तुम क्या करते हो, हीट देते हो, तो ये क्या बना लेता है, CO बना लेता है, प्लस CO2 गैस को क्या कर देता है, रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मुझको लगता है कि हीट मैंने दी है, रिएक्टेंट के साइड पे है हीट, मैंने क्या किया है, मैंने CaCO3 लिया, उसको मैंने हीट दिया, खुद दिया हीट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CaCO3, फिर इसको मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, इसके ऊपर बनाऊंगा एक ट्रायंगल, इससे क्या बन गया, CaO प्लस CO2 गैस आगे निकल गई। ठीक है, ये रिएक्शन को अगर मैं स्पेसिफाई करने की कोशिश करूं तो मुझको लगता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सब लोग इसको देख रहे हैं ध्यान से, किस टाइप का डीकम्पोजिशन है, और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि मुझको हीट देनी पड़ी है, इसको इसने हीट अंदर ली है अपने, इसलिए इसको एंडोथर्मिक बोल। जब रिलीज करेगा हीट तो क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो किस टाइप का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यही CaO को मैं पानी में डाल दूं, तुम लोगों ने वो पेंट मारने वालों को पुराने ज़माने में देखा होगा, अभी तो तुम लोग बहुत एडवांस्ड हो, तुम लोगों के टाइम पे पेंट और वगैरह दुनियादारी बहुत एडवांस हो चुकी है। पुराने ज़माने में वो लोग चूना मारते थे, ऐसा बोलते थे। तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड होता था, उसको वो लोग पानी में डालते थे तो खुद से ही उबलना स्टार्ट कर देता था पानी से रिएक्ट करके। तो वो टाइम पे क्या करता था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता था, COH2 प्लस, इसके अंदर से भी CO2 गैस जो होती थी वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती थी, और CO2 गैस भी रिलीज होती थी, और इसके बाद हीट बनना स्टार्ट हो जाती थी। इसके बाद क्या होता था कि हीट निकलने लगती इसके अंदर से, तो वो हीट को क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हीट ये खुद दे रहा है। तो इस केस में तुम लोग देखोगे कि एक्चुअली मुझको इसको CO2 का भी इग्नोर करना चाहिए थोड़ी देर। ये थोड़ी देर के लिए अगर तुम लोग देखने की कोशिश करोगे तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिनके अंदर हम दो केमिकल को आपस में मिक्स करें तो वो खुद ही गर्म होना शुरू हो जाए, खुद ही हीट बाहर एनवायरनमेंट को हीट देने लगे, तो वो एक्सोथर्मिक। और एनवायरनमेंट से या मुझसे, मैं जो रिएक्शन कर रहा हूँ उस पर्सन से अगर हीट लेने लगे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब देने लगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। ठीक है, तो दो टाइप के और रिएक्शन हम स्पेसिफाइड हीट के हिसाब से देख सकते हैं। पहले तो हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखा, तो वो 4 टाइप बने हमारे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम हीट के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोगों ने देखा। डेफिनेशन तुम लोगों के सामने है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देख करके हमको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन इसके अंदर से एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ हीट निकली हुई है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ पे ट्रायंगल लगा हुआ है तो मैंने हीट सप्लाई की है शायद, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। यहाँ पे हीट रिलीज हुई है तो ये भी एक्सोथर्मिक, वहाँ हीट सप्लाई की गई है तो वो भी क्या बन गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन बन गया है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को ऐसा पूछा जाएगा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिपेंड कि तुमने हीट दिया तो एंडोथर्मिक, तुमको ही हीट लग रही है, तुमको ही चटका लग रहा है उसकी वजह से तो एक्सोथर्मिक। वो उबल के खुद हीट छोड़ रहा है तो एक्सो, और वो हीट अगर उसको गैस लगा के नीचे से गर्म करना पड़ रहा है, गर्म नहीं करेंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा वाली सिचुएशन है, तो वो बन जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एक और तरीका है जिसके अंदर हम फिर से क्राइटेरिया लगा सकते हैं और टाइप ऑफ रिएक्शंस को समझने के लिए। ठीक है, तो लास्ट टू लास्ट तरीका जो है हमारा वो डिपेंड्स अपॉन कॉम्बिनेशन। किस क्राइटेरिया पे? अब हम देखने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल, एक्चुअली विथड्रॉल लिखना चाहिए मुझको, तो ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड विथड्रॉल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाइड्रोजन उसमें कंबाइन कर रहा है या रिलीज हो रहा है, इस आधार पे भी रिएक्शंस को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो एक टाइप का फर्स्ट रिएक्शन जो होता है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई भी एक एलिमेंट होगा A, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा आकर के, तो AO2 बना लेता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो ये टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? ये टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। खास बात ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ क्या होती है मालूम है? कि समझो कोई था जिसके पास हाइड्रोजन था और वो टूट गया और हाइड्रोजन लूज कर दिया हाइड्रोजन, तो भी इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। तो किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है या किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, कंबाइन क्या हो रहा है इसके अंदर? कंबाइन ऑक्सीजन अगर हो जाए या फिर विथड्रॉ इसके अंदर से हो जाए, विथड्रॉ इसके अंदर से हाइड्रोजन हो जाए, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इन केसेस में तुम देखोगे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। देखो मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन था और ये अलग अलग हो गए, स्प्लिट हो गए, विड्रॉ हो गए, तो इस वजह से इसको भी क्या बोलना शुरू कर देंगे हम? ऑक्सीडेशन। CH3 को CH2 ये हाइड्रोकार्बन जब तुम लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम लोगों को ये चैप्टर के अंदर अच्छे से बहुत समझ में आएगा। फिलहाल के लिए एक ठीक ठाक रिएक्शन है जिसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी इस कंपाउंड में से देखो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, ये दोनों केसेस में हाइड्रोजन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इन केसेस में क्या हुआ है? O2 गेन हुआ है। इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? इस रिएक्शन को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक स्पेसिफाई करने का तरीका और है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। थोड़ी देर के लिए अगर तुम ये समझो
कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो एक नज़रिए से तो ये भी सोचते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कैसा फेरस होगा Fe, अभी मैं आगे बताऊंगा, ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेगा, Fe2 बना लेगा, +4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा ऐसे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया फेरस, फेरस हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज किए हैं। तो कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उस रिएक्शन को भी क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब ये फेरस इतनी आसानी से तो ये फेरस जो है खुद तो रिलीज करने वाला, वरना सारी दुनिया में जितना भी आयरन है सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये हरकत करेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे ए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है किसी न किसी इन्फ्लुएंस में, ये जब आराम से बैठा हुआ था H2, तो ये क्यों टूट के अलग हो गया, किसी न किसी ने इसको क्या किया हुआ है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ऐसा एजेंट जो बीच में आकर के, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा कोई एजेंट बीच में आकर के ऑक्सीडेशन करवा देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, या फिर उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने निकला है उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो खुद का रिडक्शन करवा के जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा दे उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। 11th स्टैंडर्ड और आगे वाले क्लासेस में जब तुम आओगे तो रिएक्शन देख करके तुमको पूछने भी बोलेंगे, वो लोग पूछेंगे भी ऐसे कि बताओ इनके अंदर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वो भी तुमको फेस करना पड़ेगा आगे। फिलहाल के लिए अभी इतनी बातें याद रखनी है कि जिसके वजह से ये लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो बंदा है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, और वो बंदा खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, या उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ये किससे रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वैसे एक टाइप का और रिएक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा, रिडक्शन रिएक्शन में O2 का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। जिसके इन्फ्लुएंस में यह हरकत हो रही है उसको क्या बोला जाएगा, वो एजेंट को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके वजह से ये हरकत हुई उसको क्या बोला गया, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर उसको क्या बोला जाएगा, रिडक्टेंट। और रिडक्टेंट का खुद क्या हो जाता है, रिडक्टेंट गोस अंडर ऑक्सीडेशन, उसका खुद क्या हो जाता है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में तुम लोग देखोगे कि Cu+H, तो यहाँ पे देख रहे हो कि H और O ऑक्सीजन के साथ H का क्या हो गया है, कॉम्बिनेशन हो गया है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया यहाँ पर पे, CO का लॉस हुआ उसके अंदर, H2 बगल निकल के आया, इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन। तो इसको जब स्पेसिफाई करोगे तो ऑक्सीजन का लॉस, हाइड्रोजन का गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ उसको बोला जाएगा रिड्यूस। रिडक्शन जिसने कराया वो रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, और उसका खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसने कराया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, और उसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन। अब कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक साथ रिडक्शन भी होते रहता है और ऑक्सीडेशन भी होता रहता है, ठीक है। वो टाइप के रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, वो टाइप के रिएक्शंस को बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्मूथ भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको आराम से रिवीजन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, सॉरी। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे होंगे, ठीक है। देखो H2S, H2 का क्या हो गया, S को देखो, SO2 से क्या हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, इस केस को क्या माना जा सकता है, रिडक्शन माना जा सकता है। H2O ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया, इसको क्या बोला जा सकता है, ऑक्सीडेशन बोला जा सकता है। एक टाइम पे दोनों हरकतें हो रही हैं, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है। द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडेंट एंड द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिएक्टेंट। इससे थोड़ा पहेली जैसा होता है पर ठीक है, तुम लोग ये बात को याद रखने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करना, स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हो जाती है। जिसके इन्फ्लुएंस से हो रहा है जो भी काम हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके इन्फ्लुएंस से हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन जो हो रहा है वो जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये दोनों जब दूसरे को रिड्यूस करते हैं तो खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन, अब यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है बताओ, यहाँ पे रिडक्शन देखो H2S, ठीक है, और यहाँ पे SO2 का रिडक्शन हो गया, इस वजह से SO2 इस केस में क्या बन जाने वाला है तुम्हारा, ऑक्सीडाइज। इसका खुद का रिडक्शन हुआ, इसके वजह से ये ऑक्सीडाइज हुआ है, समझ रहे हो ना, इसके वजह से ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसका खुद का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, रिडक्शन हो गया है, देखो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ तो इसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुआ, इसके लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे बहुत सारी बातें इधर होने वाली हैं। फिलहाल एक राउंड पहले इसको आराम से समझने की कोशिश करो, सारे कॉन्सेप्ट्स को स्लोली अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, स्लोली समझ में आएगा, वरना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, ये 6 शब्दों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो फिलहाल हम किस भी बात कर रहे हैं, रिएक्शंस की। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर रिडॉक्स में रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट दोनों काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस रिडक्टेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखो द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडेंट एंड द ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिडक्टेंट। काफ़ी तुम्हारे टीचर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग इसको अगर लिख लोगे, रट्टा बिठा दोगे तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, तो अब उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सवाल उठ जाएंगे। अब ये रिएक्शंस को देख करके आप लोगों को मुझको बताना पड़ेगा कि कौन इसके अंदर से रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस केस में देखो Fe+S, तुमको ना इसके अंदर ऑक्सीजन दिख रहा है ना, चलो जहाँ जहाँ सिंपल दिख रहा है वहीं से बात करते हैं। इसको ही कंसिडर कर लो सबसे पहले। यहाँ पे Ag और O, ऑक्सीजन निकल गया बाहर, निकल गया तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, इसका रिडक्शन हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो चुका। वहाँ पे Mg+O, ऑक्सीजन का गेन हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, NiO+H, Na को ध्यान से देखो, ऑक्सीजन था, दे दिया ऑक्सीजन, इस वजह से क्या हो गया है, रिड्यूस हुआ। H को देखो, H2O, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिडक्शन एजेंट है। ठीक है, Fe+S को ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे हम और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, वहाँ मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे काम कर रहा है। फिलहाल के लिए एग्जांपल्स में याद रखने की कोशिश करो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड है, सिंपल रखेंगे शुरू में ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अब हमको पढ़ना है, दैट इज कोरोजन। ये तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले कोरोजन। कोरोजन बेसिकली क्या है कि हमारे पास आयरन होता है, ठीक है, हमारे पास मेटल है, आयरन। ठीक है, मेटल तुमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस वाटर को एक्सपोज हो जाए, पानी को क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। इधर ये एक्सपोज हो गया ऑक्सीजन को, इधर ये एक्सपोज हो गया वाटर मॉलिक्यूल को। जब ये वाटर मॉलिक्यूल को एक्सपोज हो जाता है ना, तो इस केस में एक रीजन बना लेता है, इस रीजन को हम बोलना शुरू कर देते हैं एनोड रीजन, और ये ऑक्सीजन के बाहर जो एक्सपोज रीजन है इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं कैथोड रीजन। ठीक है, तो अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्टेड ऑन द मेटालिक सरफेस, दिस लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3.xH2। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन वगैरह के इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो तुम लोगों ने रस्ट तो जानते ही हो, रस्ट मुझको तुमको बताने की जरूरत है, हर जगह तो तुम मेटल देख रहे हो, पेंट नहीं मारोगे तो रस्ट पकड़ना शुरू कर देगा। वो रेडिश लेयर जो वो फॉर्म कर रहा है उसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, रस्ट पकड़ना। ये कैसा प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे, ब्रेकडाउन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में, तब तुमको अच्छे समझ में आएगा, जिसमें हम रीजन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वो हो जाता है कैथोड और एनोड रीजन। इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप लोगों को मालूम है तो इलेक्ट्रोकेमिकल शब्द समझने में कुछ मुश्किल नहीं होगी, पर हमारा सिलेबस कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब्ड है कि पहले इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में हमको पढ़ना पड़ रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पूरी की पूरी हम बाद में पढ़ने वाले, 11th स्टैंडर्ड में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है थोड़ा बेसिक चल रहा है, अभी आप लोगों को बहुत सारी बातें एक्सेप्ट करके ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एनोड रीजन, यहाँ पे क्या होता है ना, फेरस होता है। फेरस इस केस में क्या करेगा, फेरस इस केस में हो जाता है ऑक्सीडाइज, एनोड रीजन में चार्जेस का डिफरेंस बनता है, उस वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, यहाँ से रिलीज कर देता है। यहाँ से क्या कर देने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। ठीक है, इस केस में पहला स्टेप इसके साथ जो होने वाला है वो ये स्टेप देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करेगा कि एक तरीके से चारों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को ये कर लेने वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, और क्या बना लेने वाला है, 2H2O बना लेने वाला है। ये Fe2O3 क्या करता है पता है, ये Fe2O3 इस जगह पे लोकेट होने की कोशिश करता है, आते आते बेचारा फिर से रास्ते में ऑक्सीडाइज हो जाता है,
और Fe2 3 से बन जाता है Fe3+। Fe2+ से क्या बन जाता है Fe3+। अब ये Fe3+ क्या करता है, इस 2H2O वाटर के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके बना लेता है Fe2O3.XH2O, और यही हमारा क्या है, रस्ट। ठीक है, यही रिएक्शन तुमको एनोड रीजन में लिखना रहता है। एनोड रिएक्शन ये हो गया तुम्हारा, और ये बन गया तुम्हारा कैथोड रिएक्शन। तो जब तुम इसका आंसर लिखोगे तो आंसर में पहले तुम क्या करने की कोशिश करोगे कि रस्ट होता क्या है वो स्पेसिफाई करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट केस में तुम क्या करोगे, ये डायग्राम बता करके ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करोगे, रिलोकेशन इसका, ऑक्सीडाइजिंग किस तरीके से हो रही है एनोड रीजन में, रिडक्शन किस तरीके से हो रहा है कैथोड रीजन में, और ये सब प्रोसेस की वजह से क्या बन रहा है, ऑक्सीडाइजिंग हो रही है, और Fe3 आयंस जो है वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, रस्ट बना लेते हैं। यही रस्ट वो रेड कलर की लेयर है जो आप लोगों को ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, यही लेयर उसके अंदर दिखाई देना शुरू कर देती है, और वही उसी को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, रस्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप लोगों को क्या करनी है अभी फिलहाल के लिए याद रखनी है, इतना सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जिसकी बात हम करने वाले हैं दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। लास्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशंस तो लिखते हैं, स्टार्टिंग में केमिकल इक्वेशन के साथ ही बताया जाता है, पर फिर भी रफली मैं तुम लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और सिलेबस कुछ बड़ा नहीं है, आराम से आप लोग अगर इसको रिवाइज कर लो तो बहुत ईजिली किया जा सकता है। तो मैं फटाफट इसको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, Ag प्लस HCl गिव्स AgCl प्लस H2। ठीक है, मैंने एक रिएक्शन लिख दिया। ये रिएक्शन को मुझको क्या करना है, बैलेंस करना है। बहुत सिंपल है, इस रिएक्शन को मुझको बैलेंस करना है। तो मुझको ये देखना है कि मेरे रिएक्टेंट के साइड पे कौन कौन से एलिमेंट बैठे हुए हैं और मेरे प्रोडक्ट के साइड पे कौन कौन से एलिमेंट बैठे हुए। ठीक है, मेरे रिएक्टेंट के साइड पे सिल्वर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, करेक्ट है। ठीक है, ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा इसको और ये कर लेते। ठीक है, ऐसे कर लेते। मेरे रिएक्टेंट के साइड पे सिल्वर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। रिएक्टेंट की साइड पे एक सिल्वर है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। एक सिल्वर है, एक क्लोरीन है, पर 2 हाइड्रोजन है। गड़बड़ है थोड़ी सी, 2 हाइड्रोजन। अब तुमने जब कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम तो पढ़ा ही होगा 11th स्टैंडर्ड में, फिर से आने के बाद 11th 12th में तुम लोग इस चीज़ को पढ़ोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, ऐसे बहुत सारे लॉज तुमको पढ़ने पड़ेंगे। अगर एक हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन कैसे बन गए, बन नहीं सकते, और 2 हाइड्रोजन अगर बन रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा रहे होंगे। अब हमको क्या करना होता है मालूम है, हमको बैलेंसिंग करनी होती है। हमको इसको कैसे ना कैसे ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों साइड पर हाइड्रोजन की गिनती जो है वो बराबर हो जाए। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ एक जगह पे चेंजेस ला सकते हैं, वो है इसके प्रीफिक्स में। यहाँ पे स्टार्टिंग में तुमने नंबर लिखे देखे हुए कभी ना कभी, ये नंबर्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये नंबर डालने से ही हमारा काम होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड्रोजन 2 है, इसको बढ़ा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको 1 ही रहने दूंगा। Ag और Cl एक ही रहने देता हूँ। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और इसको रहने देता हूँ 1। ठीक है, ये मैंने नया रिएक्शन बना लिया। अगर मैं फिर से इसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करूँ सेकेंड टाइम, तो इस बार मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। इस बार मैं देखूंगा Ag कितना है, हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, दोनों साइड पर मैं समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि Ag 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गए, और ये जो 2 होता है ना इन दोनों पे लगता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। इस तरफ देखेंगे एक Ag है, एक ही क्लोरीन है, और 2 हाइड्रोजन हो गए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन को ध्यान से देखने की कोशिश करो। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हो गए हैं, बराबर हो गया, 2 हो गए। Ag लेकिन इधर एक ही क्लोरीन, एक ही रह गया। फिर से गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, शायद उस तरफ क्लोरीन ज़्यादा हो गए, 2 हो गए, इस तरफ क्लोरीन क्या हो गया, 1 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस तरफ भी क्लोरीन की गिनती बढ़ा दूंगा। तो AgCl लिखने के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, 2AgCl प्लस आगे H2 विल बी 2HCl, पहले से ही मैंने लिखा हुआ था, और Ag को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये चेंज लाने से Ag रिएक्टेंट की साइड पे 1, रिएक्टेंट की साइड पे हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट की साइड पे क्लोरीन भी 2। यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट की साइड पे Ag कितना हो गया, 2 हो गया, सही है। क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन भी
2 हो गया है। लेकिन यहाँ पे मुझको एक बात समझ में आती है कि फिर से गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1 ही है। तो मैं फिर से जाऊँगा और उस AG के आगे कितना लिख दूंगा 2। तो अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि AG कितना है, H कितना है, Cl कितना। ठीक है, तो Ag मुझको लगता है 2 है, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। इस साइड पे देखेंगे Ag2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन भी 2, दोनों साइड पे इक्वल इक्वल हो गए। अब ये रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। पहले ये रिएक्शन कैसा था, अनबैलेंस्ड था। पहले ये रिएक्शन कैसे था, अनबैलेंस था। अब ये रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। हर बार प्रायोरिटी किसको दी जाती है, बैलेंस्ड रिएक्शन को दी जाती है। तो बस इसी प्रोसेस से तुमको ये सारे इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, और रिएक्शंस को देख करके मेरे समझाने के बाद हो सकता है कि आप लोग रिएक्शंस को देख देख करके ये बात बहुत आसानी से समझ जाओगे कि उनकी बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल एग्जाम्पल्स हैं, सबको हमको कंसिडर करना है। एक लेक्चर और लेंगे जिसके अंदर हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।